हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने 3 टॉपिक कर लिए थे अलजेब्रा सॉरी कैलकुलस के, जिसमें फर्स्ट अपना लिमिट, कंटिन्यूटी एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी। आज अपना डिफरेंशिएशन नया 4 टॉपिक है। और क्या इसको पढ़ेंगे अभी। तो ये थे डिफरेंशिएशन अवकलन। तो सबसे पहले अपन इसकी बेसिक चीजें देखेंगे, लाइक फंक्शंस के टाइप। उसके बाद में अपन जो भी यूज करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करते हैं, चेंज ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये सब देखेंगे। उसके बाद में इसके फॉर्मूला, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक की बात करो तो मैं अपन यूज करते हैं 2 टाइप के फंक्शन, राइट। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। स्पष्ट फलन क्या होता है, ये वाला क्यों आ गया, चलो सबसे पहले देखते हैं स्पष्ट फंक्शन क्या होता है। स्पष्ट फलन और एक है स्पष्ट फलन। ये एक्चुअल होते क्या है, कौन से फलन स्पष्ट होते हैं, कौन से अस्पष्ट होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। और इस फिर उसमें मतलब ये इसलिए बता रही हूँ, उसके बाद में इन पे अपन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, मतलब संकारक अप्लाई करेंगे। तो स्पष्ट फलन देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ फलन के, जैसे ये है साइन एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। नेक्स्ट है वाई बराबर साइन एक्स प्लस 2 cos एक्स। फिर नेक्स्ट लोगरिथम का ले लेते हैं, log x प्लस एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर एक्स ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy साइन एक्स प्लस 4 साइन वाई इक्वल 0। नेक्स्ट ले लेते हैं यू इक्वल log x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy। z भी ले लेते हैं, ओके। नेक्स्ट ले रहे हैं एक्स वाई जेड प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स वाई इक्वल 0। ये मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, ओके, डन। तो सबसे पहले तो अपन इसे ये वाले डेफिनेशन से कि गो थ्रू होने से पहले मैं कुछ बता रही हूँ। अपन क्या करते हैं, फंक्शन होता है अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई, या फिर अपन लिखते हैं वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, फलन वाई बराबर एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे वाई को हम बताते हैं कि वाई किस पे डिपेंड है, इस एक्स पे डिपेंड है। वाई आश्रित है किस पे, एक्स पे, मतलब ऐसे ही तो लिखते हैं वाई बराबर साइन एक्स। मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया है ये। तो इसमें ये अपन क्या बताते हैं कि ये तो स्वतंत्र चर है, ये तो आश्रित चर है। क्यों आश्रित, किस पे आश्रित है ये, स्वतंत्र चर एक्स पे। यहाँ पे एक्स क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, मतलब अपन एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें तो वाई की अपने को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती है, राइट। तो वाई किस पे डिपेंड हो गया, एक्स पे डिपेंड हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फलन में एक ही आश्रित चर हो, सॉरी एक ही स्वतंत्र चर हो। स्वतंत्र चर किसी फलन में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आगे एग्जांपल बता रही हूँ, ये वाले एग्जांपल देखते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया वाई बराबर साइन एक्स, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। तो इसमें ये क्या हो गया, वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पे, मतलब इसमें वाई एक एक आश्रित चर है और एक स्वतंत्र चर है, डन। और फिर वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसमें एक एक्स ही है, मतलब वाई बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं इसको, एक आश्रित चर वाई है और एक स्वतंत्र चर वाई किस पे डिपेंड है, एक्स पे। एक्स में वाई बराबर साइन एक्स प्लस टू कोस एक्स, इसमें भी वाई आश्रित चर है, स्वतंत्र चर एक्स है। नेक्स्ट में भी y बराबर log x प्लस 2 ई रेस टू पावर x, इसमें क्या है, y आश्रित है किस पे, x पे, राइट। नेक्स्ट वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स साइन वाई। तो इसमें मुझे नहीं पता लग रहा कि आश्रित कौन है और स्वतंत्र कौन है, बट इसमें 2 चर है x और y। ये इस इक्वेशन में 2 चर है ना अपने पास। और नेक्स्ट है u इक्वल log x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy, और इसमें u किस पे, u एक आश्रित चर है जो डिपेंड है एक्स वाई एंड जेड पे, इसमें, राइट। उसके बाद में एक्स वाई जेड प्लस ई रेस्ट पावर एक्स वाई, इसमें भी नहीं पता चल रहा कौन आश्रित है कौन स्वतंत्र है। तो जो अपने स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन की डेफिनेशन ये बोलती है कि किसी इक्वेशन को देखने मात्र से अपने को पता लग जाए कि कौन सा आश्रित चर है कौन सा स्वतंत्र चर है, मतलब कौन सा चर किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है।
ये अपने को पता लग जाए तो इसको बोलेंगे स्पष्ट फलन। ओके, मतलब सिर्फ देखने मात्र से हमें यह ज्ञात हो जाए कि इसमें इस फलन में स्वतंत्र चर कौन है और आश्रित चर कौन है, तो वो तो स्पष्ट फलन होंगे। इसके जस्ट ऑपोजिट, यदि अपने को देखने भर से नहीं पता लग रहा कि भाई आश्रित चर कौन सा और स्वतंत्र चर कौन सा है, तो उसको बोलेंगे अस्पष्ट फलन। ओके, जैसे ये वाली इक्वेशन ली है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy साइन एक्स प्लस 4 sin y। अब इसमें मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन सा स्वतंत्र है कौन सा आश्रित है, तो ये क्या होगी, अस्पष्ट फलन की डेफिनेशन हो गई। और एक ये वाला लास्ट वाली एक्स वाई जेड प्लस ई रेस टू पावर एक्स वाई, इसमें भी नहीं पता लग रहा कि ये आश्रित है या स्वतंत्र है कौन सा एक्स वाई जेड में से। तो ये तो एग्जाम्पल तो हो गए अपने किसके, अस्पष्ट फलन के, और ये वाला बाकी के एग्जाम्पल्स हो गए स्पष्ट फलन के, क्योंकि बाकी में हमें पता लग रहा है आश्रित चर कौन सा है स्वतंत्र चर कौन सा है। डन। अब बट एक बात, अस्पष्ट फलनों को अपन स्पष्ट फलन में चेंज कर सकते हैं बाई मेथड, कोई भी मेथड लगा के, मतलब अपन ये क्या करें, एक एक्स को इधर रख लें, बाकी को ये जैसे ये वाला है, देखो ये वाला है, मैंने ये इक्वेशन रखी जिसमें मुझे नहीं पता लग रहा, बट मैं इसको क्या करूं, एक्स वाई बराबर ई रेस टू पावर माइनस का एक्स वाई, और इधर z बराबर क्या हो गया, ई रेस टू पावर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। तो इसमें मुझे क्या पता लग रहा है, z किस पे डिपेंड हो गया, x एंड y पे डिपेंड हो गया, मतलब इसको अब रख सकते हैं एफ एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे z किसका क्या हो गया, आश्रित चर हो गया, एंड किस पे आश्रित हो गया, एक्स वाई पे। मतलब अस्पष्ट फलन को अपन स्पष्ट फलन में चेंज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में सिर्फ देखने मात्र से हमें नहीं पता लग रहा था कि ये स्पष्ट है या स्पष्ट। तो सिंपल डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी भी बताई है, कि देखने मात्र से हमें पता लग जाए कि भाई ये आश्रित चर है, ये स्वतंत्र चर है, तो वह स्पष्ट फलन हो गया, अदरवाइज वो अस्पष्ट हो गया। ओके, अब इन डेफिनेशंस को अपन यूज लेने वाले हैं, तो इनका यूज करेंगे सबसे पहले चेंज ऑपरेटर्स में। ये देखते हैं चेंज ऑपरेटर होते क्या है, उसके बाद में डिफरेंशियल जो अवकलन है उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, मतलब इसको एक्चुअल में ज्यामिति में कैसे डिराइव करेंगे अपन। ओके, तो टॉपिक नोट्स बना रहे हो तो आई थिंक ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये नोट कर लेना क्योंकि अपन इसमें बहुत बार अपने दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको ध्यान में आ जाएंगे। परिवर्तन संकारक होते हैं, दूसरा होता है अवकल संकारक। जो डिफरेंशिएशन है उसमें ये सब टॉपिक है ऑपरेटर्स संकारक। ओके, तो परिवर्तन या चेंज ऑपरेटर, और ये होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, अब देखो आपको ध्यान में आने वाला है, अपन ने कभी ना कभी ये यूज करे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये मतलब ओनली ये वाला करे है ना, बट अपने को एक्चुअल में नहीं पता कि इनको यूज कहाँ करते हैं। इसका तो पता होगा शायद डिफरेंशिएशन में करते हैं, अवकल में, फिर किसी को इन दोनों में भी कंफ्यूज होगी कि इन दोनों को कहाँ यूज करते हैं। इन दोनों में आई थिंक 90-80% को प्रॉब्लम होगी कि यूज कहाँ करना है इनको, मतलब ये कहाँ लगाना है और ये कहाँ लगाना है। जिसको पहले से क्लियर है उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, और जिसको क्लियर नहीं है उसके लिए अब क्लियर करते हैं कि कौन सा यूज कहाँ करेंगे। तो इन चारों में से जो ये वाले दो है ना, ये वाले, ये ये तो आते हैं चेंज ऑपरेटर में, जब परिवर्तन करते हैं तब। और ये दोनों आते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर में, जब अवकलन करते हैं ना, अवकल संकार आंशिक अवकलन, वो बाद में है। तो ये वाला अवकलन करते हैं, मतलब अवकलन करते हैं तो ये डी डी एक्स ये वाला और ये डेल वाला ये आता है, इनको बोलते हैं को सबका डेल ही है ये वाला। और ये वाला जब राशि में परिवर्तन होता है तब करते हैं। ओके, अब परिवर्तन तो करते हैं तब ये और ये, बट अब इनमें भी दिक्कत है कि भाई ये कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं, अब इनको अच्छे से करते हैं कि कौन सा कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ये वाला डेल।
फिर से रेड पेन आ गया क्या? पहले देखते हैं ये वाला डेल। ठीक है, ये वाला डेल जब अप्लाई करते हैं जब अपने पास फलन क्या हो, फलन एक्स वाई बराबर एफ एक्स, या फिर फलन में एक ही स्वतंत्र चर हो। मतलब स्वतंत्र चर क्या हो, एक हो। यदि उसमें परिवर्तन करना हो, एक स्वतंत्र चर हो, फलन में सिर्फ एक ही हो, उसमें परिवर्तन करना हो तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक हो, उसमें परिवर्तन दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला डेल। कैसे? जैसे अपने पास ये वाली इक्वेशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स, मैंने क्या करा, एक्स में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया डेल एक्स, तो मैं इस परिवर्तन को ऐसे लिखूंगी, स्वतंत्र चर एक ही है, इसमें देखो एक्स ही स्वतंत्र चर है और एक्स और कोई भी नहीं है, वाई सिर्फ एक्स पे डिपेंड है। तो जो परिवर्तन होगा उसको दर्शाने के लिए इस डेल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, डन। तो पता लग गया होगा कि दूसरा वाला डेल कहाँ यूज करते हैं। तो दूसरा वाला डेल ये वाला कहाँ यूज करेंगे, जब स्वतंत्र चर एक से अधिक हो, मतलब ये तब यूज करेंगे जब एक्स वाई जेड एक से अधिक हो। ठीक है, स्वतंत्र चर एक से अधिक हो तो उसमें परिवर्तन दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इस डेल का यूज करेंगे। ये राउंड नहीं आएगा इस पे, ओनली ये ट्राइंगल का शेप है। तो इसमें परिवर्तन करूं तो सीधा सीधा परिवर्तन संकारक है, तो ऑब्वियस इसका नाम जिस पे है वही उसका काम है। तो मैं यहाँ पे ये उसमें परिवर्तन दर्शाने के लिए ये वाली लाइन नहीं यूज कर रही, नहीं लिख रही। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया y बराबर f है जो x एंड z पे डिपेंड है। अब मैं इसमें परिवर्तन दर्शाऊं तो x में मैंने क्या करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, y प्लस डेल एक्स। मतलब बात क्या है यहाँ पे, सिर्फ स्वतंत्र चर क्या होने चाहिए, एक से अधिक होने चाहिए। अब वो जरूरी नहीं है कि भाई परिवर्तन सिर्फ एक में कर रहा है। देखो, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, सिर्फ एक्स में परिवर्तन करा, या फिर मैं ऐसे क्या करूँ, सिर्फ मुझे जेड में परिवर्तन करना है। बात इतनी सी है, यदि स्वतंत्र चर दो हो जाए तो किसी भी में भी, चाहे एक में परिवर्तन करो चाहे दोनों में, यूज यही वाला डेल करना है, ट्राइंगल वाला ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई। ओके, तो मैं दोनों को साथ में लिख रही हूँ कंबाइंड, मतलब दो टाइप से वो हो सकता है ना परिवर्तन। तो ये z प्लस डेल z हो गया। ओके, तो जब स्वतंत्र चर एक से अधिक हो तो परिवर्तन दर्शाने के लिए ये वाले डेल का यूज करते हैं, स्वतंत्र चर एक हो तो परिवर्तन दर्शाने के लिए इस डेल का यूज करते हैं। सेम बात इधर है, अवकल संकारक, जहाँ पे एक ऑपरेटर ये आता है जो डी अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स बोलते हैं इसको, डी डी एक्स। अपन क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल में डी डी एक्स बोलते हैं, अपन इसको डी बाई डी एक्स अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोलते हैं। ओके, तो इसका इस्तेमाल या इसका यूज कब करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एक ही स्वतंत्र चर हो। तो उस फलन का अवकलन करने के लिए ये वाले डेल का यूज करेंगे, मतलब डी वाई अपॉन एक्स करेंगे। और जब एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो परिवर्तन की दर दर्शाने के लिए, उसमें परिवर्तन था, इसमें परिवर्तन की दर। ओके, दर्शाने के लिए इस डेल का यूज करते हैं। ओके, जैसे y बराबर मैं कर दूँ फंक्शन ऑफ यू वी, तो ये क्या हो जाएगा, अपन इसका क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डेल एक्स भी कर, सॉरी डेल डेल वाई अपॉन डेल यू, फिर डेल वाई अपॉन डेल वी, या फिर दोनों में परिवर्तन की दर हो तो ऐसे भी आता है। ओके, ये अपन ने पढ़े हुए हैं नोटेशंस। ओके,
अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो इनको थोड़ा सा अपन नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा, ये अपने क्लियर हो गए। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कि इन दोनों में इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशन है या नहीं, कि इसका इसके साथ में रिलेशन है क्या, इसका किसके साथ में। जो परिवर्तन संकारक है ये तो परिवर्तन को दर्शाता है, दूसरा जो अवकल संकारक है ये परिवर्तन की दर को दर्शाता है। अपन बोलते हैं ना y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो उसको ये अवकल संकारक दर्शाते हैं और ये परिवर्तन को दर्शाते हैं। अब अपन इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, इन दोनों में रिलेशन है या नहीं, क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है। देखते हैं कौन सी किसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है। तो अपना ये नेक्स्ट टॉपिक यही है कि अवकल संकारक व परिवर्तन संकारक में संबंध। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। क्या संबंध है अपने को पता है, सपोज करो y बराबर एफ एक्स क्या है, y बराबर एफ एक्स एक इक्वेशन है, और तो क्या है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा स्लाइटली एक ही स्वतंत्र चर है, मैंने इसमें थोड़ा सा क्या करा, चेंज करा। मैंने तो चेंज करा तो इसमें मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, डेल, ये वाला डेल वाई इक्वल, इसमें चेंज करा तो एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब एक्स में डेल एक्स चेंज हुआ तो ये होगी अपनी चेंज के बाद की इक्वेशन। ठीक है, और मैंने ये पॉजिटिव देखो, यदि मैं पॉजिटिव चेंज कर रही हूँ तो डेल पॉजिटिव आएगा, यदि मैं नेगेटिव चेंज कर रही हूँ तो ये अंतर संकारक क्या आएगा, परिवर्तन संकारक नेगेटिव आएगा, ये पता है सबको। अब मुझे मुझे देखना है कितना परिवर्तन हुआ वाई में, तो मैं वाई में परिवर्तन देखने के लिए क्या करूंगी, दो में से एक को घटा दूंगी। तो घटाएंगे तो पहले जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड से घटा देंगे, तो इसमें से ये घटाऊंगी मैं ऊपर वाली, तो क्या आएगा मेरे पास, सिर्फ डेल वाई बचेगा, वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आया, डन। इधर ये क्या है, वाई में परिवर्तन, ये तो है। इधर क्या है, इधर भी वाई में परिवर्तन था, तो मतलब ये वाली इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई में परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं क्या करूं कि इस दोनों में, मतलब मुझे क्या करना है, ऑब्वियस मुझे इसमें सॉरी इसमें एंड इसमें वो देखना है रिलेशन, और इसमें इसमें रिलेशन देखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड में भाग लगा देती हूँ, किसका, एक्स का, मतलब एक्स में परिवर्तन का भाग लगा दिया, इधर भी मैंने क्या करा, एक्स में परिवर्तन का भाग लगा दिया। अब ये तो वाई में परिवर्तन था, ये किस में परिवर्तन था, एक्स में परिवर्तन, राइट, ये भी एक्स में परिवर्तन है इधर वाला भी। अब ये क्या हो गया, ये क्या है, एक डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये है वाई में परिवर्तन अपॉन एक्स में परिवर्तन, या फिर वाई में परिवर्तन और एक्स में परिवर्तन का अनुपात, अंश ऊपर नीचे हर है, तो इन दोनों का अनुपात है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये क्या है, वाई में परिवर्तन या फिर वाई व एक्स में परिवर्तन का अनुपात, ये लिख देती हूँ, वाई व, ऊपर वाई है ना, वाई व एक्स में परिवर्तन का अनुपात, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इधर वाला भी वाई और एक्स में परिवर्तन का अनुपात, ऊपर वाला वाई में परिवर्तन है, नीचे वाला एक्स में परिवर्तन है, डन। या फिर वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, कि भाई जब एक्स में परिवर्तन किया तो वाई में कितना परिवर्तन है। अब मैं क्या करूँ, लिमिटिंग केस ले लेता हूँ। क्या करूँ मैंने, नेक्स्ट ये बोल रही हूँ कि जो परिवर्तन है अपन ने एक्स में, वो बहुत कम किया है, इतना कम कि वो जीरो के लगभग है। ठीक है, जीरो की तरफ जा रहा है वो, तो मैं ये लिमिटिंग केस ले रही हूँ दोनों साइड, मैंने दोनों साइड लगा दी लिमिट। क्या लिमिट लगाई, कि जो डेल एक्स है वो जीरो की तरफ जा रहा है, वो बहुत कम परिवर्तन किया हमने एक्स में, तो इधर भी लिमिटिंग केस आ गया, लिमिट डेल एक्स जीरो टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन
डेल एक्स। डन कर दिया मैंने। अब मुझे ये कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, जो ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला मुझे देखा हुआ सा ये ऐसे लग रहा है कि यदि एफ एक्स अवकलनीय है तो उसका राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव उसका फॉर्मूला सा कुछ लग रहा है। अपने को पता है राइट डेरिवेटिव कितना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच इज टेन टू जीरो। इसके से कुछ सिमिलर लग रहा है ये। और यदि एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है तो यही इसका डेरिवेटिव होता है एफ डेफ एक्स के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है अवकलनीय है एफ ऑफ एक्स, तो इसका राइट डेरिवेटिव इक्वल आता है लेफ्ट डेरिवेटिव के। और वही किसकी वैल्यू होती है, एफ डेफ एक्स की वैल्यू होती है, जो वैल्यूज इन दोनों की आती है, ऑब्वियस। तो यदि मैं मान लूं कि अपने जो इक्वेशन मानी थी y बराबर एफ ऑफ एक्स स्टार्टिंग में ये अवकलनीय है, मैं मान लेती हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ y अवकलनीय है, जो y फलन है वो डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ से भी ये क्या आ गया, फिर अवकलनीय है तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, राइट डेरिवेटिव के। अवकलनीय है तो ये किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट डेरिवेटिव के भी। और अवकलनीय है तो इसको क्या लिखेंगे, एफ डेस एक्स लिखेंगे ना, या फिर डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। एफ डेस एक्स की मतलब ही ये होता है। हम्म तो यहाँ से मुझे क्या दिखता है, अब इसको मैं रीड करूँ, ये जो इक्वेशन बनी है मेरी ये वाली, इसको मैं रीड करूँ तो इधर तो क्या है, इधर तो अनुपात है, किसका, परिवर्तन का अनुपात y में, और x में परिवर्तन का अनुपात का सीमांत मान। ये लिमिट लगी हुई है अनुपात पे, तो ये अनुपात का सीमांत मान किसके इक्वल आ रहा है, परिवर्तन की दर के इक्वल आ रहा है, किसमें, y में, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये अपना रिलेशन बन गया क्या, इधर तो क्या है, इधर है y व x में परिवर्तन के अनुपात, अनुपात ही तो है ये, लिमिटिंग वैल्यू है ना, सीमांत मान किसके इक्वल आया, इक्वल आया y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर के। तो पता लग गया इन दोनों में क्या रिलेशन है, कि इसका सीमांत मान, जो अनुपात का सीमांत इनकी, परिवर्तन के अनुपात का सीमांत मान इनके किसके इक्वल आता है। मतलब आपके पास ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यू है डेल वाई अपॉन डेल एक्स की, डेल वाई की, डेल एक्स की, मतलब इनके परिवर्तन के, फिर सीमांत मान निकालेंगे तो वो उसी के इक्वल आएगा जिसकी कल अपन क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। ओके डन। अब ये तो हो गया अपना किस में रिलेशन, इसका इसके साथ में रिलेशन। हम्म अब सेम किसके साथ में देखें अपन, इसका भी कोई रिलेशन है क्या इसके साथ में, तो देखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, दो चर लेने पड़ेंगे, ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ेगी जिसमें y के क्या हो, दो चर हो। तो सपोज करो y बराबर, फिर z बराबर लिख रही हूँ मैं, z इक्वल एफ एक्स कोमा वाई। ओके तो पहले मैं धीरे धीरे, मतलब इसमें तीन चेंज होंगे, कौन से, तो मैं दोनों में चेंज करूँ, z प्लस डेल z क्या है, दोनों में चेंज कर दूँ, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, या फिर सिर्फ सिंगल में चेंज करूँ, z प्लस डेल z में परिवर्तन कब हुआ, जब x प्लस डेल x में परिवर्तन, x में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और y ऐसा कैसा, सिर्फ y में परिवर्तन करके करें, y प्लस डेल z इक्वल क्या आएगा, एफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई। ओके समझ गए आप, यहाँ पे मैंने सिर्फ x में परिवर्तन किया, y में, यहाँ पे दोनों में सेम वही प्रोसेस। अपने को क्या निकालना है, डेल z चाहिए, तो डेल z जो लास्ट वाला करा था सेम उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो डेल z के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेकंड में से फर्स्ट निकालनी पड़ेगी, तो ये कितना आ जाएगा, y ऑफ x प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस एक्स कोमा वाई। क्या है, अब मुझे क्या करना है, सीमांत मान निकालना है, बात वही है ना।
अब इसमें हमने क्या करा, दोनों में परिवर्तन करा है, एक्स और वाई में। और अब मुझे अनुपात क्या निकालना पड़ेगा फिर, तो डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये तो कर रहे थे अपन कि देखो लास्ट वाले में यही तो करा था, फिर ये वाला लिया था अनुपात, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही करा कि जो अंतर का अनुपात है, परिवर्तन का अनुपात है, वो कर रही हूँ। बट यहाँ पे तो परिवर्तन साथ में हो रहा है, एक्स का भी परिवर्तन हो रहा है और वाई का भी परिवर्तन हो रहा है। तो वो दिक्कत ये आ गई कि जो अपनी रियल एनालिसिस है, रियल में 1D में क्या होता है, परिवर्तन सिर्फ एक का होता है। जब एक में परिवर्तन करते हैं तो दूसरा कांस्टेंट होता है, दूसरे में परिवर्तन तो करते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट वाला कांस्टेंट होता है। मतलब एक बार में केवल एक ही वेरिएबल में परिवर्तन कर सकते हैं, ये चीज है रियल एनालिसिस की। बट यहाँ पे तो ये चीजें कई कॉम्प्लेक्स में, राइट, ये चीजें कई कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि दो वेरिएबल्स में साथ परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ये पढ़ना अपना, अपन यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही एक साथ दो वेरिएबल्स में चेंज होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को अपन किसके इक्विवेलेंट मानते हैं, आर क्रॉस आर के। तो यहाँ पे दोनों में चेंज होना ऑब्वियस बात है। बट यहाँ पे अपन रियल में पढ़ेंगे तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें अपन सिर्फ इन दोनों के लिए पढ़ेंगे अभी। तो इन दोनों पे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब अपन करते हैं इन दोनों पे फोकस। तो ये इन दोनों में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए अभी, मुझे चाहिए ये वाले में मैं डेल सेट, इस वाले को कर रही हूँ मैं कंटिन्यू इधर, डेल सेट करूंगी, मतलब फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन निकालूंगी तो क्या बचेगा मेरा, डेल सेट इक्वल एफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब मुझे क्या करना है, अनुपात निकालना है परिवर्तन का, एक्स में परिवर्तन किया है तो ये परिवर्तन का अनुपात कितना आ जाएगा, प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन डेल एक्स। अब उसका लिमिटिंग वैल्यू मतलब सीमांत मान चाहिए, तो लिमिट डेल एक्स अपन ने क्या करा है, बहुत कम चेंज करा है एक्स में, तो ये क्या आ गया, इधर भी लिमिट लगा दी, एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई अपॉन डेल एक्स। अब ये किसके इक्वल आ गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स के, राइट। तो इसका सीमांत मान किसके इक्वल हो गया, वाई में आंशिक, जेड में एक्स के सापेक्ष आंशिक परिवर्तन की दर के। सेम सिमिलर ये काम करेंगे इधर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई का सीमांत मान लिमिट डेल वाई टेंड्स टू जीरो, ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई के। ओके, तो ये अपना जो रिलेशन वाला टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे या डेफिनेशन पे, कि अवकलन की जो ज्यामितीय परिभाषा क्या होती है वो देखते हैं। ये तो रही हूँ मैं, चलो करते हैं 10 मिनट और करते हैं, आई थिंक 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे कल करते हैं। तो इसकी अवकलन की परिभाषा कौन सी, ज्यामितीय परिभाषा, तो मैं इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, अपन देख लेते हैं कि ज्यामितीय परिभाषा। देखो अपन यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं, अपन ये प्रूफ करने वाले हैं कि किसी बिंदु पर, किसके, किसी फलन के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, बिंदु पर कोई पॉइंट लिया है मैंने, उसकी कोई फलन पे कोई पॉइंट लिया, उस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होती है किसके, उस बिंदु पर, मैंने फलन यहाँ पे माना y बराबर एफ ऑफ एक्स, और बिंदु P पर किसके इक्वल होती है, उस बिंदु पर उस फलन के अवकलन के मान के इक्वल होती है। मतलब
किसी बिंदु पर या तो आप स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लो, मतलब किसी भी आप मेथड से, या फिर उस क्या करो, उस फलन का डिफरेंशिएशन करो और उसमें वो पॉइंट रख दो, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, ये अपन देखने वाले हैं इस डायग्राम में। तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम है जिसमें हम यही देखेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है ना, वो किसके इक्वल होती है, उस बिंदु पर फलन के अवकलन की इक्वल होती है। तो ये मैंने कोई क्या ले लिया, ग्राफ ले लिया जिसमें मैंने ये फलन लिया है। ये ग्राफ किसका है, y बराबर एफ एक्स फलन का ग्राफ है ये। ठीक है, इस पे मैंने एक पॉइंट P ले लिया। एक सेकेंड, ठीक है, ये फलन लिया है y बराबर एफ ऑफ एक्स का, ताकि इजी ड्रॉ करने में इजी हो जाए, एक्सप्लेन करने में, तो मैंने इसको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। ये बिंदु इस पे P है, इस बिंदु पे, ये इस पे Q बिंदु है, y बराबर एफ ऑफ एक्स है। अब मैंने क्या करा कि ये अपना ग्राफ है y बराबर एफ ऑफ एक्स का फलन का। अब मैं इस बिंदु P के निर्देशांक x, y, जब मैंने x में क्या करा, थोड़ा सा स्लाइटली परिवर्तन करा, स्वतंत्र मतलब आश्रित चर एक ही है, तो इसमें डेल एक्स, तो y में कितना हुआ, y प्लस डेल y परिवर्तन हुआ, तो ये बिंदु Q के निर्देशांक है। ठीक, ओके। तो मुझे पता है कि जो डिस्टेंस अपनी P की, वो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, x है, ग्राफ में देखो। और Q डिस्टेंस कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की। और x प्लस डेल एक्स कौन सी है, यहाँ से इस बिंदु Q तक की डिस्टेंस। और y प्लस डेल y, ये वाली डिस्टेंस, यही तो हुई। तो मैं सिर्फ ये वाली डिस्टेंस निकालूं, तो ये तो क्या है, इतनी तो x है, इतनी तो ये x प्लस डेल एक्स, क्योंकि इसके बिंदु के निर्देशांक यही तो है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डेल एक्स आ जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से इस बिंदु से, ये वाली कितनी आ जाएगी, डेल वाई आ जाएगी, क्योंकि ये वाली y है और ये पूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, तो y प्लस डेल वाई, यहाँ तक की y है, तो ये कितनी होगी, डेल वाई। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये डिस्टेंस ड्रॉ कर रही हूँ, आपको समझ आ गई होगी कौन सी कहाँ तक क्या डिस्टेंस है। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है ये, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, ये जो इसकी जीवा की लंबाई है ना, जीवा पी क्यू की लंबाई, ये जो लाइन है जीवा पी क्यू, ओके, और ये कॉर्ड है, चाप, तो अपन जीवा पी क्यू ले रहे हैं, ठीक है। और जीवा पी क्यू, जो जीवा पी क्यू द्वारा इस ये वाली लाइन से बनाया गया कोण क्या है, पहले थीटा है, ओके। मैं क्या बोल रही हूँ, ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, जिसमें जीवा पी क्यू द्वारा बनाया गया कोण क्या है, थीटा है। ये सब अपन ने क्या कर लिया, मान रखा है। ये वाली अपनी डेल एक्स होगी, ये वाली डेल वाई, समकोण त्रिभुज है, इसका ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा का, ये कोस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया। तो मैं टेन थीटा निकालू, तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें, डेल वाई, और आधार क्या है, डेल एक्स, हो गया। इतना पता लग गया, ये वाला कोण थीटा है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो थीटा को कम करूंगी, या तो थीटा को कम करूं, या फिर देखो, ये थीटा एंगल मैं इससे भी करूंगी ना, वाई से, एक्स एक्सिस से, तो भी ये थीटा ही आएगा, क्योंकि ये इसी के क्या है, समांतर है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो क्यू है, बिंदु क्यू, इसको मैं पी की तरफ ला रही हूँ, ठीक है। बिंदु क्यू को पी की तरफ लाऊंगी, तो ये जो जीवा बन रही है, ये वाली जीवा, ये क्या बनेगी, ये इधर आएगा, इधर आएगा, ये वाला अपना ग्राफ सारा समझा हुआ है, तो एक स्पर्श रेखा में चेंज हो जाएगी। और फिर ये कोण किस में, नया एंगल बन जाएगा अपना साई, तो थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साई में।
तो टेन साई कितना आ जाएगा, टेन साई के इक्वल क्या आ जाएगा, इधर इसमें मैं लिमिट लगाऊं, क्यों लिमिट लगा रही हूँ मैं, क्यू को पी की तरफ धकेल रही हूँ, तो ये जो जीवा है ये स्पर्श रेखा में चेंज हो जाएगी, हमने ये करा है ये वाला ग्राफ, ओके। आप दोबारा देख सकते हो वहां जाके स्पर्श रेखा में कैसे चेंज होगी। देखो अपन ये फिर ये कोड, ये जीवा आ जाएगी, फिर और कम जीवा आएगी, और कम जीवा आएगी, तो ऐसे एक स्पर्श रेखा बन जाएगी, और ये थीटा एंगल साई में चेंज हो जाएगा। थीटा एंगल क्या है, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से बनाया गया है कोण जीवा द्वारा, ठीक है। फिर ये साई में चेंज हो जाएगा, जब थीटा साई में चेंज होगा तो टेन साई, इधर लिमिटिंग केस आएगा, तो इधर क्या होगी, जो ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ये धीरे 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 कम होती जाएगी, तो डेल एक्स किसकी तरफ जाता जाएगा, जीरो की तरफ, राइट। तो डेल एक्स जीरो की तरफ जाता जाएगा, तो इस लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगी, अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि परिवर्तन का सीमांत मान किसके इक्वल आता है, अवकलन की दर के इक्वल, परिवर्तन की दर के इक्वल, तो यहाँ से टेन थीटा टेन साई किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के, ओके। तो ये अपन ने देख लिया कि कैसे जो ये, और टेन साई यहाँ पे क्या है, स्पर्श टेन थीटा से क्या करते हैं, स्पर्श रेखा की परवलता ही तो निकालते हैं, तो ये स्पर्श रेखा की परवलता किसके इक्वल आ गई, उस बिंदु पर अवकलन के इक्वल, ये अपने को शो करना था इसमें, डन। तो ये ग्राफ अपन ने करा हुआ है बहुत बार, तो मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिया कि कैसे ये स्पर्श रेखा में चेंज होगी, कैसे थीटा साई में चेंज होगा, अपने को सब पता है, अपन कर चुके। तो कल इसके मतलब धीरे धीरे चलेंगे, कल उसके फॉर्मूलाज करेंगे, फॉर्मूला में भी अपन ने बहुत सारी बातें हैं जो सीखनी है, जो अपन ने गलत सीखी हुई है, मतलब आधे अधूरे फॉर्मूला याद करे थे। फिर इसके क्या है, फिर अपन टाइप पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फलनों के क्या क्या करने हैं अपने को, अवकलन करने हैं, स्पष्ट, फिर सामान्य नियम को, मतलब बहुत सारे, पहले स्पष्ट फलों के अवकलन के प्रकार पढ़ेंगे, फिर अस्पष्ट के, ओके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब के लिए बाय।